आज जिस मौजू पर इजहार ख्याल के लिए मुझे बुलाया गया है वो राइटिंग हिस्ट्री है। राइटिंग हिस्ट्री एक ऐसा मौजू है जिस पर तकरीबन हमारे सामीन में से और सामयात में से तकरीबन हर एक को कुछ ना कुछ अंदाज़ा होगा कि ये क्या है। आज हम इसका एक होलिस्टिक जायज़ा लेंगे कि असल में ये राइटिंग हिस्ट्री है क्या और क्या क्या डायमेंशंस है इसके। हैरत है कि इस ज़माने में जब मुसलमानों में तारीख़ के तईं कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तारीख़ को प्रिज़र्व कैसे किया जाए, तारीख़ को महफूज कैसे किया जाए, क्या हमारी तारीख़ लिखी जानी चाहिए, क्या हमें उसको नए ज़माने के लिहाज से उसको पेश करना चाहिए, क्या हमें नई जनरेशन के लिए उसको तैयार करना चाहिए नए बयानिए के अंदाज़ में। जब हमारे अंदर इसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, उसी ज़माने में हम देखें कि संघ परिवार, उसकी जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो रूलिंग पार्टी है और जो हुकूमत है, वो इस बारे में क्या कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिशें कितनी हमाजहत हैं, किस किस सिमत में काम कर रहे हैं, और तकरीबन हर सेक्टर में वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ना सिर्फ रिराइट करें हिस्ट्री को, बल्कि हिस्ट्री को अपने अंदाज से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे महफूज करें। तो उनका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये कि तकरीबन 1000 साल की जो मुस्लिम हुकूमत की तारीख़ हिंदुस्तान में है उसको डाइल्यूट करें। रिमूव करना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसको डाइल्यूट करें, उसको जो है सिलेबस से कम करने की कोशिश करें और कुछ ऐसा करें कि वो जो है कोई बहुत ज़्यादा टॉकिंग पॉइंट ना हो और हमारे निसाब में एक मार्जिनल जो उसका प्रेजेंस रहे या शायद वो भी ना रहे। तो हिंदुस्तान में मुसलमानों की हिस्ट्री है क्या? हिंदुस्तान में अगर आप मुसलमानों की हिस्ट्री के बारे में आप गौर करेंगे तो उसको हम 4 अदवार में उसको तकसीम कर सकते हैं। सबसे पहला दौर वो है कि जब मुसलमान जो कोस्टल रीजन्स में आए, हिंदुस्तान के कोस्टल रीजन में गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, मालाबार, कोरोमंडल तक का जो पूरा रीजन था, उसमें मुसलमान तुज्जार आते थे बहुत पहले से, मतलब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से बहुत पहले से आते थे। तो जब इस्लाम आया तो वो जो तुज्जार आते थे वो बेसिकली एक इस्लाम के नुमाइंदा बन गए, और इसलिए इस्लाम जो है बहुत ही शुरू में हमारे कोस्टल रीजन्स में आया। इसके बारे में मैंने बहुत तफसील से लिखा है। मेरी एक किताब है पीसफुल एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम इन इंडिया, इसमें मैंने इसी चीज़ पर लिखा है कि कैसे 7th और 8th सेंचुरी के शुरू में मुसलमान आए। सिर्फ उसमें नहीं, मतलब सिर्फ मालाबार में नहीं, हम लोग बात करते हैं कि केरला में मुसलमान बहुत जल्दी आए। सिर्फ केरला में नहीं आए थे, गुजरात में आए, कोंकण में आए, महाराष्ट्र में आए और गोवा में, और फिर तमिलनाडु का जो काफ़ी बड़ा इलाका है उसमें आप अगर शामिल कर लें बंगाल को, तो बंगाल में भी जो उसका ख़ास तौर पर जो कोस्टल रीजन है उसमें मुसलमान बहुत जल्दी आए। ये मतलब ये रिसालत माप के सामने या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मान बाद। बाज़ लोग कहते हैं कि चेरामन पेरुमल जो केरला का जो बादशाह था, वो उसने शकुल कमर का वाक़या देखा और वो कन्वर्ट हुआ। वो शायद कुछ ज़्यादा एग्जरेशन है, लेकिन वो 7th 8th सेंचुरी में वाक़तन कन्वर्ट हुआ था। जो हिस्टोरिक, जो सही, जो तारीख़ी, जो मतलब ये उस ज़माने के कंटेम्प्रेरी जो चीज़ें हैं वो बताती हैं। दूसरा जो उसका फेज़ है वो ये है कि दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट और दिल्ली सल्तनत का वजूद जो था। तो आप देखें कि नॉर्थ इंडिया में जो इस्लाम सबसे पहले आया वो आया मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में, जब वो सिंध आए। उसका हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट हम में से अक्सर लोगों को मालूम है। जब 712 में मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान आया और उसके बाद जो उसने एक मुस्लिम जो खिलाफत का जो हिस्सा बना, जो मुस्लिम स्टेट का हिस्सा बना सिंध और उसका बाद पंजाब का एरिया, लेकिन कुछ सालों में, तकरीबन आप देखें 100 साल के अंदर अंदर वो उसका वजूद बहुत ही छोटा हो गया। बल्कि वहाँ पर एक इस्माइली और करामतिया की हुकूमत वो कायम हो गई। वहाँ पर करामतिया जो है एक्सट्रीमिस्ट जो इस्माइली एलिमेंट्स हैं उसको कहते हैं। फिर उसके बाद आप देखें मोहम्मद बिन गौर जब हिंदुस्तान आया और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने तकरीबन प्रैक्टिकली हिंदुस्तान में 1206 में हिंदुस्तान में मुस्लिम हुकूमत की दिल्ली से बुनियाद डाली, और वो आप देखें फिर वो एक्सपेंड होता रहा। जो क्या नाम है उसका, बंगाल, फिर उसके बाद वो फिर आहिस्ता आहिस्ता
अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में और तुगलक के ज़माने में, पर्टिकुलरली मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में, वो साउथ में मूव किया। तो जो फुट प्रिंट्स नॉर्थ में थे वो फिर साउथ में एक्सटेंड हुए। तो बहुत अहम चीज़ है ये। तीसरा जो मेजर मुसलमानों की जो सल्तनतें रही हैं हिंदुस्तान में, वो जब दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हो गई, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हुई। फिरोज शाह तुगलक के ज़माने तक वो इट वाज प्रेटी पावरफुल, बट इट वाज मोस्टली कंसंट्रेटेड इन दिल्ली और दिल्ली के आसपास जो नॉर्थ इंडिया में वो कंसंट्रेटेड थी। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो है वो जब वो कमज़ोर हुई, और उसके बाद आप देखें जब इसका हमला हुआ, तैमूर ने जब 1398 में हिंदुस्तान पर हमला किया, तो उस वक्त उसकी तकरीबन बुनियाद हिल गई। उस वक्त क्या हुआ कि हिंदुस्तान के ख़ास तौर पर नॉर्थ इंडिया और दक्कन में मुख्तलिफ मुस्लिम सल्तनतें जो हैं वजूद में आई। जैसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट सल्तनत जो दक्कन में वजूद में आई, उसका नाम बहमनी सल्तनत था, जो दैट वाज बेस्ड इन गुलबर्गा। दूसरी सल्तनत जो है वो गुजरात सल्तनत थी, जो दैट वाज बेस्ड इन अहमदनगर और चंपानेर। इट वाज फाउंडेड इन 1400। फिर उसके बाद शर्की सल्तनत जो है जौनपुर जो यूपी में है, वो एक प्रेटी पावरफुल सल्तनत थी, वो जो वजूद में आई, वो भी तकरीबन 1395-96 के पास में। फिर मालवा सल्तनत जो मध्य प्रदेश में, उसमें कश्मीर सल्तनत जो है, कश्मीर कभी भी दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं था। 30s में वहाँ का जो बुद्धिस्ट जो हुक्मरान था, जो बादशाह था, वो एक मुस्लिम सूफ़ी के हाथ कन्वर्ट हुआ। रिंचन शाह नाम था बादशाह का, और जो सूफ़ी जिसके हाथ वो कन्वर्ट हुआ था उनका नाम था हज़रत बुलबुल शाह। तो उस तरह जो है कश्मीर में एक मुस्लिम सल्तनत का क़याम आया। फिर बंगाल में सल्तनत जो इस्माइल शाही सल्तनत का क़याम आया। चौथा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो पीरियड है इस्लाम का हिंदुस्तान में, वो है मुग़ल सल्तनत। मुग़ल सल्तनत जब हिंदुस्तान में आई तो उसने किसी मतलब नॉन मुस्लिम उसका किसी उससे मुकाबला नहीं हुआ था। उनका मुकाबला दिल्ली के लोधी सुल्तान से था, और इब्राहिम लोधी को हराया जब 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, तो उसके बाद उसका क़याम अमल में आया। तकरीबन 1857 तक जो है ये मुग़ल जो है वो सर्वाइव किया। उसमें से शुरू के तकरीबन 200 साल तक दे वर प्रीटी पावरफुल, बहुत उनके पास इक़्तिदार था, पूरे तकरीबन हिंदुस्तान में उनकी हुक्मरानी थी। ख़ास तौर पर अकबर और शाहजहाँ के ज़माने में जो हिंदुस्तान में पूरे दक्कन तक जो मुग़लों का जो कंट्रोल फैला, वो रिमार्केबल था। तो मुसलमानों ने हिंदुस्तान की तमाम ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट किया है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ख़ास चीज़, तकरीबन 1000 साल का ये दौर हुकूमत था जिसमें वो रहे। उसमें आर्किटेक्चर, एजुकेशन, साइंस, लैंग्वेज, फूड, आप जिस चीज़ की भी बात कीजिए, जिस चीज़ की बात की, जिस एस्पेक्ट की बात की, उस एस्पेक्ट को उन्होंने मुतासिर किया था। और ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो आज निशाने पर हैं संघ परिवार के, और जो डिस्पेंसेशन जो गवर्नमेंट जिसकी है, मतलब जो रूलिंग पार्टीज़ के। और वो ना सिर्फ ये कि पॉलिटिकल हिस्ट्री को राइट करना चाहते हैं, वो इन तमाम एस्पेक्ट्स को राइट करना चाहते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, वो बहुत ज़माने से इसकी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे राइट करें, कैसे इनविजिबल बनाएं एक ख़ास कम्युनिटी को और एक ख़ास जो हिस्ट्री को, और उस ख़ास हिस्ट्री को ही नहीं बल्कि अपने अलावा जितने भी एस्पेक्ट्स हैं ऑफ हिस्ट्री के, उन सब को इनविजुलाइज करें। और उनकी कोशिशें चल रही हैं। ऐसा नहीं कि कोई नई बात है, जब ये गवर्नमेंट में नहीं थे तब भी उस वक्त उनकी कोशिशें चल रही थी, और उसके बाद भी। जब एनडीए गवर्नमेंट 2014 में पावर में आई तो उस वक्त उन्होंने एक कमेटी बनाई, भारतीय शिक्षा नीति आयोग, और उसका जो इंचार्ज बनाया वो दीनानाथ बत्रा को बनाया। दीनानाथ बत्रा का नाम जो है वो बहुत मशहूर है हिंदुस्तान में, ख़ासतौर पर्टिकुलर सर्कल्स में। उसका काम बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि उसने जो हिंदू नेशनलिज़म को जो है वो सिलेबस में कैसे उसका अमल दखल बढ़ाया जाए, कैसे उसको ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस में डाला जाए, और जो दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं हिस्ट्री के या दूसरे जो नैरेटिव्स हैं उनको कैसे डाइल्यूट किया जाए। तो बत्रा ने जो है 2014 में जो उसको बनाया गया, तो ये पहली चीज़ नहीं थी कि जो बत्रा ने की है। उससे पहले भी बहुत तकरीबन 2 दहाइयों से वो इसके बारे में कोशिश कर रहा था।
यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में तकरीबन काफ़ी दिन पहले एक चैप्टर था, वो वेंडी डोनिगर की किताब है द हिंदूज़, उसके ख़िलाफ़ उसने जो है एक बहुत कैंपेन चलाई थी और उसमें पावरफुल सक्सेसफुल रहा था। फिर एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में एक चैप्टर था ए के रामानुजन का 300 रामायणास, उसको उसने ख़ास तौर पर टारगेट करके रिमूव इसलिए कराया क्योंकि उनका मानना था कि हमारा जो पर्टिकुलर नैरेटिव है उसमें ये चीज़ स्टैंड नहीं करती कि रामायण के 300 वर्जन्स हो सकते हैं। फिर उसने 2001 में एक किताब लिखी थी, वो जो बहुत उनके अपने सर्कल्स में बहुत मशहूर हुई, वो ये था द एनिमीज़ ऑफ इंडियनाइजेशन, द चिल्ड्रन ऑफ मार्क्स, मैकाउले एंड मदरसाज। तो उसमें उसने उन 41 फ्लॉज का तस्करा किया था जिनको वो रिमूव करना चाहते थे और अपना वर्जन जो था वो उसमें उसको इंक्लूड करना चाहते थे। उनका कहना था कि ये जो आर्यंस हैं, दे आर सन्स ऑफ सॉइल्स। हालांकि आर्यंस के बारे में हम लोग हिस्ट्री में जो पढ़ते रहे हैं वो ये कि वो कहाँ से आए। दूसरे ये कि जो उनके अपने रमज़िया जो नज़में थीं, जो मतलब बड़ी बड़ी जो कहानियों की किताबें हैं, उनका कहना था कि हमारी जो रिलीजियस बुक्स हैं उसमें जितनी चीज़ें एस्पेक्ट्स पेश किए गए हैं वो सारे मिथ नहीं हैं, वो रियलिटी हैं जो भी। फिर तीसरे ये कि उसने ये कहा कि मुसलमान जब हिंदुस्तान में आए तो दैट एक्चुअली अनलीश द डार्केस्ट पीरियड ऑफ इंडियाज़ हिस्ट्री। और वो शुरू करता है कि नालंदा में जो है वो जो बख्तियार खिलजी ने नालंदा में जो कहते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी को डैमोलिश किया, डिस्ट्रॉय किया, वो वहाँ से शुरू होता है। बख्तियार खिलजी बेसिकली ये मोहम्मद ऑफ गौर का एक जनरल था और जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में आया तो उस वक्त बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल में एक्सटेंड किया जो दिल्ली सल्तनत को। बेसिकली ही वाज ऑलमोस्ट एन इंडिपेंडेंट किंग, लेकिन वो उसकी एफिलिएशंस थी। लेकिन जो हिस्टोरिक जो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरिक जो अकाउंट्स हैं उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं आती जिससे ये पता चले कि बख्तियार खिलजी कभी भी नालंदा गया। जो पहला रेफरेंस है उसके बारे में कि बख्तियार खिलजी नालंदा गया, वो बख्तियार खिलजी के इंतकाल के तकरीबन 40 ईयर्स के बाद है, 40 ईयर्स के बाद। और उसमें जो एक जो कंटेम्प्रेरी राइटर था उसने जो लिखा वो एक बख्तियार खिलजी के एक सोल्जर से उसकी मुलाकात हुई और उसने बताया। तो मैं तो और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये तो पूरा मतलब एक ऐसा अनबिलीवेबल अकाउंट है। उसके बारे में बख्तियार खिलजी के बारे में जो कहा जाता है वो ये कि वो जब गुज़रा बिहार से तो नालंदा से तकरीबन 22 माइल्स के डिस्टेंस से गुज़रा, जो अच्छा खासा बड़ा डिफरेंस है। वो कभी नालंदा गया ही नहीं। तो वो हिस्ट्री को राइट क्यों करना चाहते हैं? जो लोग हिस्ट्री को राइट करने की कोशिश करना चाह रहे हैं वो क्यों करना चाह रहे हैं? इसमें ऑर्डिट रश्की जो एक मशहूर राइटर है उसके औरंगज़ेब के ऊपर, इंडिया की हिस्ट्री के ऊपर, और अभी उसकी एक नई किताब आने जा रही है इंडिया की पास्ट 5000 ईयर्स। उसकी बहुत ही मशहूर राइटर है, अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। वो लिखती है क्यों करना चाहते हैं ये इस पर। द हिंदुत्व आइडियोलॉग्स वांट हिंदूज अलोन टू बी इंडिजिनस टू इंडिया so that this one social group can define what it means to be Indian and can exclude others from category. They exclude as non-Indian many groups who have long been part of life and society on the subcontinent, above all Muslims. In Hindutva history, oxymoron though that phrase is, pre-modern India had two major phases, a glorious Hindu golden age followed by an era of Muslim oppression of Hindus. When describing the later, Hindu nationalists they talk about 1200 years of slavery. Propaganda websites such as India Facts are full of bad faith allegations of Muslim-led Hindu Holocaust. एक पूरी कहानी बनाई है कैसे एक हॉलोकॉस्ट हुआ और इनको क्या नाम है जो लोकल पॉपुलेशन थी उसको एक्सटर्मिनेट किया। ये सारे मेड अप ऑफ अकाउंट है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ऑडिट रश्की कह रही है, As with the out of India theory, I am not aware of a single scholarly work that argues for either proposition. Indo-Muslim rulers were no more or less violent as a broad group than Hindu rulers and they generally targeted political enemies. बिल्कुल सही लिखा कि जो मुसलमान बादशाह थे उनका और हिंदू बादशाहों में कोई फ़र्क नहीं था, रिलीजन के नाम पर कोई फ़र्क नहीं था, किसी ने किसी के ऊपर रिलीजन की वजह से हमला नहीं किया। इससे हट कर मैं कह रहा हूँ, खलीक अहमद निज़ामी ने अपनी किताब में साफ साफ लिखा है, खलीक अहमद निज़ामी ने लिखा है कि मुसलमानों ने जो मोहम्मद गौरी या
जो महमूद गजनी और उसके बाद जो आए हिंदुस्तान में, उसका कोई पॉलिटिकल इंटेंट नहीं था, यानी मतलब रिलीजियस कोई उसका कॉनोटेशन नहीं था, कोई उसका रिलीजियस वो नहीं था। वो कह रही है दीज लार्जली इमेजिन्ड ग्राइवेंसेज हैव अ हिस्ट्री ऑफ देयर ओन विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ दे हैव कम टू exert pressure over the imagination of some members of India's dominant religious group. फिर आगे लिखती है while giving the British a pass, Hindu nationalists blame seemingly all wrongs in Indian history on Muslims. In addition to the being hateful and incorrect, it is notable that Hindu nationalists rarely distinguish between groups of Muslims, whether past versus present, or those with political power versus those without, and so forth. तो हम देखेंगे कि पहले क्या हुआ करता था। पहले जो इनके हमारे जो नरेशन थी वो ये कि औरंगज़ेब वाज हेटफुल, औरंगज़ेब वाज टायरेंट। बाद में क्या हुआ कि ऑल दे स्टार्टेड ब्रशिंग ऑल द मुस्लिम रूलर्स विद द सेम कलर। तो चाहे अकबर हो या अलाउद्दीन हो, खिलजी हो या कोई दूसरा, सबको तकरीबन वो उसी एक उससे वो करने लगे। रिवीजन ऑफ टेक्स्ट बुक्स जो है वो इनके जो स्कीम ऑफ थिंग्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जो हमारा टेक्स्ट बुक्स है उसको कैसे रिवाइज करें, पूरा उसको चेंज कैसे करें। और ये नई बात नहीं है, ये बहुत पहले से करते रहे। पिछली बार जब वो गवर्नमेंट में आए थे 1999 में, तब भी उस वक्त किया था। तो 30% जो हमारा सिलेबस है, स्कूल का सिलेबस, उसको तकरीबन चेंज कर दिया है। उसमें बहुत सारी चीज़ों को डिलीट कर दिया है और बहुत सारी चीज़ों को जिनको डिलीट नहीं किया उनको चेंज करने की कोशिश की गई है। पर्टिकुलरली जो जिन एस्पेक्ट्स को निकाला गया है वो मुग़ल्स हैं। पॉलिटिकल साइंस टेक्स्ट बुक्स में जो सेकुलर जो हमारे आइडियाज़ हैं गांधी जी के बारे में और गांधी जी की शहादत के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में, और इस तरह जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं हिस्ट्री के जो बच्चे पढ़ते हैं। और सिर्फ ये ऐसा नहीं कि स्कूल टेक्स्ट बुक्स में किया गया, इन्होंने स्कूल टेक्स्ट बुक से शुरू करके ये जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की बुक्स हैं उसमें भी करने की कोशिश की है। एक इम्पॉर्टेंट जो कंटेंशियस जो डिलीशन है जो वो गांधी जी के असैसिनेशन के बारे में है। कि गांधी जी के असैसिनेशन के बारे में कि उनके बारे में पहले भी एफर्ट ऐसे हुए थे कि उनको असैसिनेट करें, और फिर जब गांधी जी का को फाइनली असैसिनेट किया तो उसके बाद जो संघ को जो बैन किया गया था उसका जो रेफरेंस है वो भी उन्होंने किताबों से निकाल दिया है। क्लास 12 की बुक में उन्होंने जो एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ वो निकाली है वो ये कि उसमें जो चीज़ डिलीट की है, वो जो पैसेज वो ये है, ही गांधी वॉज पर्टिकुलरली डिसलाइक्ड बाई दोज हु वांटेड हिंदूज टू टेक रिवेंज और हु वांटेड इंडिया टू बिकम अ कंट्री फॉर द हिंदूज just as Pakistan was for Muslims. They accused Gandhiji of acting in the interest of the Muslims and Pakistan. Gandhiji thought that these people were misguided. He was convinced that any attempt to make India into a country only for Hindus would destroy India. जो गांधी जी का आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म था, जो नेशनलिज्म था, उसके बारे में his steadfast pursuit of Hindu-Muslim unity provoked Hindu extremists so much that they made several attempts to assassinate Gandhiji. और एक और चीज़ जो पैसेज जो निकाला उनको, उसमें ये था कि गांधी जी के जो असैसिनेशन के बाद हिंदुस्तान में जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी हुई थी, जो सेकुलर जो बोनहामी हुई थी डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन में, उसको भी उन्होंने निकाला। वो ये था, गांधी जी's डेथ हैड एन ऑलमोस्ट मैजिकल इफेक्ट ऑन द कम्युनल सिचुएशन इन द कंट्री. Partition related anger and violence suddenly subsided. The government of India cracked down on the organizations that were spreading communal hatred. Organizations like the Rashtriya RSS were banned for some time. Communal politics began to lose its appeal. और ये बिल्कुल सच्चाई है। इसमें बारे में ऐसा नहीं कि सिर्फ ये इसी में लिखा हो जिसको उन्होंने डिलीट कर दिया है। अगर आप बेगम अनीस कदवई की किताब जो आज़ादी की छाँव में, वो अंग्रेज़ी में भी है और उर्दू में भी है, अगर आप चाहें तो उसको पढ़ें। उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि क्या चेंज आया, सब ने दिखाया। फिर दूसरा एक चीज़ जो है वो इनका जो रिराइटिंग हिस्ट्री का जो प्रोजेक्ट है उसमें जो क्रिटिक्स हैं वो इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये विलीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम रूलर्स को। उसमें कोई एक दो नहीं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर ही वाज सेकुलर इन आउटलुक और ही वाज रिलीजियस, वो उसमें कोई डिफरेंस वो नहीं करते। शुरू में पहले डिफरेंस था, अब नहीं है। तो ऐसा हुआ है कि जो कंटेंट्स थे जो मुग़ल्स के और मुस्लिम के, वो उसमें तकरीबन हर क्लास की बुक्स में, हर लेवल की बुक्स में से उनको तकरीबन रिमूव कर दिया गया या कम कर दिया गया है। क्लास 12 की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, उसमें एक चैप्टर था किंग्स एंड क्रॉनिकल्स।
द मुगल कोर्ट्स, उसको तकरीबन पूरा का पूरा ड्रॉप कर दिया गया। उस चैप्टर में जो मुग़ल एरा जो मैनस्क्रिप्ट्स थे, मशहूर मैनस्क्रिप्ट, जैसे अकबरनामा जिसको अबुल फजल ने लिखा था, और पादशाहनामा जिसको शाहजहाँ ने लिखवाया था, और बहुत ज़बरदस्त किताब है पूरी, मतलब उसमें तस्वीर हैं और पेंटिंग्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किताब है। उसको ये मुग़ल कोर्ट्स के एटिकेट्स के बारे में बात करती थी, उनको भी रिमूव कर दिया गया। क्लास 7 जो शुरू में बच्चे शुरू करते हैं हिस्ट्री पढ़ना, और वो तकरीबन एक मेमोरी में हमेशा रहता है, उसमें इन्होंने ख़ास तौर पर कोशिश की कि उन एस्पेक्ट्स को रिमूव करने की कोशिश करें जो मौजूद थे। जैसे क्लास 7 की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक है अवर पास टू, उसमें एक पेज का 2 पेज का चार्ट था जिसमें मुग़ल एम्परर्स पर्टिकुलरली हुमायूं, शाहजहाँ, अकबर, जहांगीर और औरंगज़ेब के अचीवमेंट्स को उस चार्ट के थ्रू दिखाया गया था। उस चार्ट को भी रिमूव कर दिया गया। फिर अकबर की पॉलिटिक्स के ऊपर एक चैप्टर था, उसको भी रिमूव कर दिया गया है। बल्कि अकबर का जो बहुत ज़्यादा बास किताबों में अच्छा खासा पोर्ट्रेल था, उस पोर्ट्रेल को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करने की कोशिश की है। लेकिन मुग़ल जो हैं वो इनका मेन एस्पेक्ट टारगेट रहे हैं। मुग़लों ने हिंदुस्तान पर तकरीबन 350 साल 350 ईयर्स तक हुकूमत की। 1326 से वो 1526 से जो है बैटल ऑफ पानीपत से लेकर ये 1857 तक। लोग कहते हैं बाद में कमज़ोर हो गए। कमज़ोर होने के बावजूद भी हिंदुस्तान में जो बादशाह भी हुकूमत करता था 1857 तक, इंक्लूडिंग ईस्ट इंडिया कंपनी, वो मुग़लों के फरमान से हुकूमत करते थे। मुग़ल्स उनको दिया करते थे कि तुम इस जगह हुकूमत कर सकते हो, या दूसरों को, इवन के मराठास और जो रोहिलास, दूसरे जो, मतलब ये कि टीपू सुल्तान और हैदर अली की जो हुकूमत थी, वो भी अपने आप को कहते थे कि हम इन्हीं के ज़रिए से, क्या नाम, दिल्ली सुल्तान के ज़रिए से अपॉइंट किए गए, मुग़ल सुल्तान के ज़रिए से अपॉइंट किए गए। तो उसमें ख़ास तौर पर उन्होंने डाइल्यूट करने की कोशिश की है। इनका कहना यह है कि मुग़लों को जो है डिसप्रोपोर्शनेट जो है वो इम्पोर्टेंस दी गई है। उसके मुकाबले में जो रीजनल जो किंगडम्स थी उनको बिल्कुल मतलब रिमूव कर दिया गया या कम कहा गया। ये बिल्कुल गलत चीज़ है। अगर आप देखें तो मैं बताऊं कि 15 और 16 सेंचुरी में ये विजयनगर एम्पायर जो साउथ इंडिया की एक मेजर पावर थी, उसके बारे में आप कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको तफसील से लिखा मिलेगा। काकटिया जो हुकूमत, उनकी जो एम्पायर, जो सल्तनत थी, उसको भी तफसील से मिलेगा। जो भी है उसके मुकाबले में अभी जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है, एग्जिस्टिंग जो हमारा जो सिलेबस है, उसमें साउथ की एक सल्तनत थी बाहमनी एम्पायर, बाहमनी सल्तनत, जो दैट वाज प्रेटी पावरफुल, बहुत ही पावरफुल एम्पायर थी। और एक ज़माने में उसका जो फुट प्रिंट जो था वो सिर्फ दक्कन में नहीं बल्कि बहुत दिनों तक, 50-60 साल तक विजयनगर किंग्स ने जो है बाहमनी सुल्तान को एनुअल ट्रिब्यूट्स दिए हैं। उसके बारे में आप ढूंढना चाहें मटेरियल तो आपको शायद फुट नोट्स में भी नहीं मिलेगा। ना सिर्फ ये कि हमारी अपनी जो सिलेबस में, बल्कि दूसरी। इसी तरह गुजरात में जो सुल्तान थे वो 15 और 16 सेंचुरी में बहुत ही पावरफुल थे। उनके बारे में मैंने जिन जो रीजनल मुस्लिम सल्तनत का जो नाम लिया था शुरू में इस लेक्चर के, उसमें भी मैंने तस्करा किया था कि वो जो है उनका नाम आप ढूंढेंगे तो आपको शायद कहीं ना मिले। हालांकि अगर आप अभी अहमदाबाद जाएं तो अहमदाबाद में जो गुजरात सल्तनत की जो बनी हुई मसाजिद हैं या जो इमारतें हैं, और फिर आप चंपानेर जाएं तो वहाँ जो मुसलमानों की बनाई हुई जो इमारतें और जो पूरा एक आर्कियोलॉजिकल वहाँ पर एक वो है, यूनेस्को की हेरिटेज साइट है चंपानेर में, बेशुमार, मतलब 8-10 मस्जिदें हैं, बड़े बड़े, मतलब इट वाज, जैसे आप दिल्ली में आते हैं तो आपको मुग़लों के बारे में अंदाज़ा होता है, वो 15 और 16 सेंचुरी के शुरू में तकरीबन सेम हाल वो चंपानेर में और वो जो गुजरात के सुल्तानों का था। सिर्फ ऐसा नहीं कि स्कूलों में ही हुआ, मेरे पास तो बहुत सारे और एग्जाम्पल्स थे, मैं उसको वो कर रहा हूँ। सिर्फ ऐसा नहीं कि स्कूलों के, हमारे जो स्कूल के सिलेबस में ही चेंजेस हुए, यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस हैं, जो बीए का जो सिलेबस है या मिडिवल पीरियड जो है उसका पूरा, आप देखें यूनिवर्सिटीज़ में जो मिडिवल पीरियड है उसको निकाल दिया गया काफ़ी हद तक। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आप चले जाएं, वहाँ का जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट है वो मिडिवल हिस्ट्री के लिए बहुत मशहूर था। वहाँ के प्रोफेसर्स परेशान हैं कि भाई हमारे तो पढ़ाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, हम क्या पढ़ाएं। मेरी खुद बात हुई कई प्रोफेसर से वहाँ पर, जो प्रोमिनेंट प्रोफेसर्स और ऑथर्स हैं। प्रोफेसर इरफान हबीब जो एक मशहूर हिस्टोरियन है और अलीगढ़ के प्रोफेसर भी हैं, मतलब वो ही इज़ अ वेरी वेरी सीनियर पर्सन, 92 ईयर्स एज है उनकी।
वो लिखते हैं एक जगह कि द एंटायर दिल्ली सल्तनत इज कवर्ड इन जस्ट 1 सब यूनिट आउट ऑफ 4 इन यूनिट 1। ये ग्रेजुएशन लेवल के सिलेबस की बात है। गोन इज द ट्रबलसम टास्क ऑफ एक्सप्लेनिंग अलाउद्दीन खिलजीज एग्रेरियन एंड प्राइस कंट्रोल मेजर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक एफर्ट्स एट एग्रीकल्चर रिकवरी। और ये जो दोनों जिनके बारे में बात हो रही है, मोहम्मद तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी, वो कोई स्मॉल टाइम टेरिटरी या स्मॉल टाइम जो किसी प्रिंसली स्टेट के बादशाह वगैरह नहीं थे। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो पहला हिंदुस्तान में बादशाह था नॉन हिस्ट्री में जिसने पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत की, पंजाब से लेकर तमिलनाडु तक पहली बार, गुजरात से लेकर बंगाल तक। और उस सेम तकरीबन आप देखें मोहम्मद बिन तुगलक का, लेकिन उन सब के रेफरेंसेस को है उनको रिमूव कर दिया गया। वो आगे लिखते हैं, अर्ली टर्क्स, खिलजीज, तुगलक्स एंड इन्वेजन ऑफ तिमूर आर ऑल पार्ट इन जस्ट 1 यूनिट। बहुत ज़्यादा उसको शॉर्ट कर दिया गया। द ओमिशंस आर ऑल्सो ऑल स्वीपिंग इन यूनिट 2। अपार्ट फ्रॉम द ऑडिटी ऑफ प्लेसिंग सूर्स बिफोर बाबर्स इन्वेजन, द स्टूडेंट इज फ्रीड फ्रॉम ऑल कंसर्न अबाउट अकबर। मतलब ये कि आप हिस्ट्री में आप देखें कि बाबर से पहले आप शेरशाह सूरी को ले आए, तो आपने पूरी जो हिस्ट्री की जो कहानी है उसको ही खलत मलत कर दिया। बच्चा सोचता रह जाएगा कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ। Even the name of Akbar is not mentioned. On the other side, the main characters on whom the candidate is to concentrate are all duly recorded. Hemu Vikramaditya, Rana Pratap, Rani Durgavati and Chand Bibi, जो एक मतलब localized जो heroes हैं। Similarly, Jahangir and Shah Jahan are ruled out of history. The of Mughal emperors beside Babur, Aurangzeb alone is mentioned. सिर्फ मुग़ल हिस्ट्री में किसको मेंशन किया गया है? बाबर और औरंगज़ेब को। और आपको पता है कि ऑब्वियस रीजंस की वजह से किया गया। इग्नोरेंस इज हेयर ब्लिस। हिंदू बादशाही, अ फ्रेज एट्रीब्यूटेड टू पेशवा बाजीराव ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद शाह, इज नाउ अ साइन इंस्टीड टू द रेन ऑफ औरंगजेब एंड मेड एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू बी स्टडीड बाई द स्टूडेंट्स इन अ पेपर टू विच इट डज नॉट बिलोंग। दूसरा एक और चीज़ जो इनके राइटिंग ऑफ हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है और हम देख रहे हैं कि शुरू से वो इनका हिस्सा रहा है, वो है रिनेमिंग ऑफ सिटीज़। जो बड़े बड़े शहर, इम्पॉर्टेंट शहर जो मुस्लिम साउंडिंग नेम थे, उनको तकरीबन बहुत बड़े पैमाने पर चेंज करने की कोशिश की गई है। अब देखें, फैज़ाबाद का नाम चेंज कर दिया गया। फैज़ाबाद को सादत खान जो अवध का नवाब था उसने बसाया था, नया शहर था, अयोध्या से करीब था, उसने अयोध्या का नाम चेंज नहीं किया, उसने एक नया शहर बसाया, उसके बाद इसका नाम फैज़ाबाद रखा गया। फिर औरंगाबाद जो मलिक अंबर ने बसाया था। फिर अहमदनगर जिसको अहमद निज़ाम शाह ने, जो निज़ाम शाही डायनेस्टी का फाउंडर था, उसने बसाया था। फिर अहमदाबाद जिसको गुजरात सल्तनत का के दूसरे बादशाह ने बसाया था, अहमद शाह ने। इन सब का नाम चेंज कर दिया। सिर्फ यही नहीं, शहरों का नाम नहीं चेंज किया है, बल्कि लोकल मोहल्लाज का नाम भी चेंज किया है। एक रिपोर्ट आई थी टाइम्स ऑफ इंडिया में तकरीबन 3 साल पहले कि किस तरह सिर्फ आगरा में तकरीबन 40 लोकेशंस के नाम चेंज किए गए हैं, लोकल मोहल्लाज के नाम। हम चूँकि इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पढ़ते नहीं, तो हमें उसके स्कोप का अंदाज़ा नहीं। फिर दूसरा एक अहम जो इनका रोल है, जो राइटिंग हिस्ट्री में इनका बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, वो ये कि कैसे पूरा जो हिस्ट्री है शुरू से लेकर हिंदुस्तान की इब्तिदा से लेकर आज तक उसको राइट करें। तो गवर्नमेंट ने जो है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिक रिसर्च, इसका एक प्रोजेक्ट है कि तकरीबन 12 से 14 वॉल्यूम में इस पूरी इंडिया की हिस्ट्री को कैसे रीराइट किया जाए, और इसका नाम ही रीराइटिंग हिस्ट्री है। इसमें इसका नाम, इसको ये चाहते हैं कि इसमें ड्यू क्रेडिट शुड बी गिवन टू डायनेस्टीज़ हु हैव बीन मिस्ड आउट। के मुताबिक जो डायनेस्टीज़ जिनका तस्करा नहीं होता है, उन डायनेस्टीज़ का नाम उसमें शामिल किया जाए, उनके बारे में। और यूरोसेंट्रिक जो रिसर्च के मेथड्स हैं उनको हटाया जाए। तो इस प्रोजेक्ट का नाम ही कम्प्रीहेंसिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके 12 से 14 वॉल्यूम होंगे और इसको तकरीबन अगले 4-5 सालों में कंप्लीट कर दिया जाएगा। एक और एस्पेक्ट जो है, और वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, वो ये कि हमारा तो हिस्ट्री से कंसर्न बहुत कम होता जा रहा है। हम लोग हिस्ट्री ना पढ़ते हैं, बहुत कम पढ़ते हैं और बहुत कम लिखते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आप अगर अभी अमेज़न पर सर्च करेंगे और टीपू सुल्तान के बारे में, तो टीपू सुल्तान के बारे में मुहिबुल्लाह खान की किताब जो है, प्रोफेसर मुहिबुल्लाह की किताब नहीं आएगी। अभी एक नई किताब आएगी जो 2 महीने पहले पब्लिश हुई है, और सबसे पहले वही नाम आ रहा है, इट्स बेस्ट सेलिंग ऑन अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ऑल द दिस मार्केट प्लेसेस। मैं उसका ऑथर का नाम नहीं बताऊंगा।
वो एक जो है वो राइट विंगर राइटर है। उससे पहले बाबर के बारे में एक किताब आई तकरीबन 6 महीने पहले, और वो पिछले 6 महीने से वो किताब जो है वो टॉप सेलिंग बुक है अमेज़न पर और फ्लिपकार्ट पर तकरीबन, वो बाबर चेस बोर्ड किंग के नाम से। तो क्या हुआ कि आप अपने जो मेजर मुस्लिम जो फिगर्स हैं और जो हिस्टोरिक एस्पेक्ट्स हैं उनको ऐसे राइट कर दो कि ट्रेस ना मिले कि क्या था, और दूसरा जो हिस्टोरिक फिगर्स हैं उनके बारे में अपने अंदाज से आप लिखें। और जब कोई जनरल स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री या आम आदमी जिसको इन सब चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है इन एफर्ट्स का, जब वो जाएगा और ढूंढेगा तो वो वही पढ़ेगा और वही चीज़ अक्स करेगा जो उसको अक्स करना चाहते हैं। तो टीपू सुल्तान के बारे में जो उनका नैरेटिव है उसी को अक्स करेगा। बाबर के बारे में, बाबर की पर्सनालिटी के बारे में, बाबर वाज अ मैग्निफिशेंट पर्सन। वो स्कॉलर था बहुत बड़ा, मतलब पर्शियन जो टर्किश जो चगताई टर्किश है उसमें बाबर से बड़ा कोई दूसरा स्कॉलर नहीं है। उसकी किताब जो है बाबरनामा आप पढ़ें, अभी आपको अंदाज़ा होगा 12-13 साल की उम्र से लिखना शुरू किया था उसने, और जब उसका इंतकाल हुआ है उस वक्त तक उसने लिखा, बीच में कुछ साल मिसिंग है उसके अपने हाथ से लिखी हुई किताब, अभी तक वो दुनिया की टॉप सेलिंग बुक्स में। लेकिन अगर अब आप आज ढूंढते हैं उसको जाकर अमेज़न पर, तो आप बाबर के नाम से ढूंढेंगे तो आपको एक किताब मिलेगी जो किसी और ने किसी और कॉन्टेक्स्ट में लिखी है, उसको जो है क्या नाम है बदनाम करने के लिए। सेम वही जो है टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान उतना बड़ा फिगर नहीं था जितना बड़ा बाबर था। टीपू सुल्तान तो एक रीजनल फिगर था, उसको भी ये लोग जो है वो छोड़ नहीं रहे हैं। तो आप कुछ दिनों के बाद जब आप हिस्ट्री पर देखने जाएंगे, ढूंढेंगे, तो गूगल पर, अमेज़न पर और दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर जो चीज़ें मिलेंगी आपको, वो सिर्फ उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में मिलेंगी जो पढ़ाना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं। तो बड़ा ही अच्छा होगा कि अगर हम लोग इन चीज़ों पर गौर करें, कुछ ऐसा कोशिश करें कि जो मतलब जो राइट कॉन्टेक्स्ट में किताबें लिखी हुई हैं उनको हम पढ़ें, उनको रिक्लेम करने की कोशिश करें, अपनी हिस्ट्री से इंटरेस्ट बढ़ाएं और अपनी लाइब्रेरीज़ में उस तरह उन चीज़ों को रखने की कोशिश करें। और अपने बच्चों को ख़ास तौर पर मैं तो ये कहता हूँ कि जो कौमें हिस्ट्री को, तारीख़ को भुला देती हैं, तारीख़ उनको फरामोश कर देती है। अपने बच्चों को तारीख़ से मुतारिफ़ कराएं। मैं तो ये कहता हूँ, बल्कि इस हद तक कहता हूँ कि जिस तरह आप बुनियादी किताबें पढ़ाते हैं दीन की, उस तरह उसमें उन चीज़ों को भी शामिल करें, वरना तो आपके बच्चे आपकी तारीख़ को नहीं जानेंगे, हमारी जो नई जनरेशन है वो नहीं जानेगी, और नेक्स्ट जनरेशन के बारे में तो बड़ा मुश्किल है कहना कि वो उसको समझ पाएंगे या उसके बारे में सच्चाइयों को जान पाएंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।